कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट आज इंडिया में? लेकिन अगर हम देखते हैं कि यूपीएससी है, आईआईटी है, आईआईएम है, एमबीबीएस है, इन सब एग्जाम्स में रिजर्वेशन होता है। भारत में भी जब सरकार बनती है उसमें भी होता है रिजर्वेशन, कास्ट, वोट सब देखा जाता है। ये सिस्टम ऐसे कैसे इवॉल्व हुआ कि यहाँ रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं? पहले आप साधारण भाषा में एक आदमी को बताइए आईसीएआई करता क्या है? ओल्ड जीएसटी स्लैब जो था वो 5%, 12%, 18%, 28% था, अब 5 और 18 हो गया। वेस्ट बंगाल और कर्नाटका सरकार कहती है हमारा रेवेन्यू कम हो गया। अब इसमें कौन सही है, दीदी सही है कि मोदी सही है? 1000 एमएसएमई पर डे इंडिया में रजिस्टर कर रहा है, whereas 18,000 एमएसएमई चाइना में पर डे रजिस्टर कर रहा है। यहाँ रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा? चरणजोत सिंह नंदा जी का इस साल अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा नंबर 1 गोल क्या है? तो बड़ा बिजनेस के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भीष्म पितामह कौन है? नंदा जी, जिनके बारे में बात करूंगा। 1991 में सीए के इंटरमीडिएट एग्जाम में 35वीं रैंक इन्होंने इंडिया में हासिल करी। तब से लेके आज तक ये अपने प्रोफेशन को ऐसे आदमी है जो बहुत पैशनेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। 34 साल की जर्नी रही। एनआईआरसी यानी कि जो नॉर्दर्न काउंसिल है सीएस का, उसके चेयरमैन से लेके 7 बार सेंट्रल काउंसिल तक चुने गए। आज आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को लॉन्च करके इन्होंने इंडिया को फ्रॉड फ्री फ्यूचर बना के दिया है। बहुत तगड़े आदमी अपने काम के अंदर, इनका टैलेंट इनके तगड़े टाइटल से भी ज्यादा बड़ा है। प्लीज वेलकम चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री चरणजोत सिंह नंदा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। मैं बहुत खुश हुआ आज आपसे मिलकर। थैंक यू बद्रा सर। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बारे में मैंने सुना है, थोड़ा पहले पढ़ा मैंने आपके बारे में, थोड़ा कागज वागज सब लेकर के आया मैं। मैंने सुना आज भी आप जब आईसीआई इंस्टीट्यूट में बिना मत्था टेके ऊपर चढ़ते नहीं हो, मत्था टेकते हो उसके बाद चढ़ते हो। उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैं पहली बार इंस्टीट्यूट आया था 17 जुलाई 1987 और मेरे साथ मेरी माँ थी, तो मैं फटाफट भाग के इंस्टीट्यूट चला गया। मेरी माँ ने बुलाकर कहा कि बेटा ये हमारा मंदिर है, ये हमारा गुरुद्वारा है, जब भी यहाँ आना मत्था टेक कर ऊपर जाना। वो दिन है, आज का दिन है। मैं बिना मत्था टेक के इंस्टीट्यूट के अंदर कभी एंट्री नहीं करता। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर पावरफुल है। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। और आप उस पावरफुल सिग्नेचर्स, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट आज इंडिया में? हमारे तकरीबन 4,50,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट। 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके प्रेसिडेंट हैं, और इतने पावरफुल सिग्नेचर के साथ आप आज कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील करता हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा दैट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। 2 साल और सब्र कीजिए, लोग कहा करेंगे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन ग्लोबल बिल्डिंग। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं देश की बेहतरी के लिए। इंटरनेशनल एरेना के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशंस को बहुत सराहा जाता है। द बेसिक पर्पस इज ऑलवेज टू कंट्रीब्यूट एंड शोकेस दैट वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन हु बिलीव्स इन परफॉर्मिंग। आप लोग वूफा भी रन करते हैं जी। क्या फुल फॉर्म कहते हैं इसका? वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स। वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स, इसका नाम मैंने सुना है और भी कई देशों में हो गया है। देखिए जी, पहले ये हुआ करता था वर्ल्ड कांग्रेस। हमने 4 साल पहले वर्ल्ड कांग्रेस, हमें 108 साल के बाद नसीब हुई। एक इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसके करीब 180 मेंबर्स हैं। तो वो हर मेंबर को देती है। 108 साल के बाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी नसीब हुई। वो प्रोग्राम इतने बड़े टर्पीट्यूड पे हो गया, इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे हो गया कि आईफेक ने कहा कि इसको दोबारा नहीं कर सकते। इतने लोग, हिंदुस्तानी मेजबानी, हॉस्पिटैलिटी, बेनेवोलेंस कहीं और नहीं मिलेगी, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो उससे हमने वर्ल्ड फोरम शुरू किया, वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स। ये पिछली बार भी शुरू हुआ, इस बार भी मैं वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स करूंगा। आप काफी बड़े स्पीकर लेके आते हैं इसमें। जी, सारे दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स, और एक बड़ा जमावाड़ा होता है। इस बार हमने 15,000 लोगों का सोचा, 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंडर वन रूफ फॉर 3 days एट स्ट्रेच डिस्कशंस। प्रोफेशनल्स के साथ ब्रेकआउट सेशन होते हैं जहां बाकी लोग भी आते हैं। तो बड़ा अच्छा एक माहौल होता है प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, बिजनेस ओरिएंटेशन एनवायरनमेंट के लिए। और
टैक्सेशन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, सिस्टम ऑडिट, सब पे अच्छी डिस्कशंस होती है। नंदा जी, मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करूं आपके साथ। जी करिए ना। MBA मार्केटिंग में भी होती है, फाइनेंस में भी होती है, ऑपरेशंस में भी होती है, HR में भी होती है। आज आपके साथ हम MBA CA में करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि इस एक सेशन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के संसार को आम भारतीय व्यापारी, बिजनेसमैन सीख सके। कई सवाल करना चाहता हूँ। करिए करिए। हर वो आदमी जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, बनना चाहता है, उसके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। पहले मैं पूछता हूँ कि ऑल इंडिया 35th रैंक के साथ 91 में आपने CA क्लियर किया, और इसमें कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, सब मेरिट पे होता है। बिल्कुल रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। मेरी 35th रैंक इंटरमीडिएट में थी। इंटरमीडिएट में थी। 1989 में मैं इंटरमीडिएट किया, 91 के अंदर मैंने CA किया। ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि UPSC है, IIT है, IIM है, MBBS है, इन सब एग्जाम्स में रिजर्वेशन होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और सरकारी सब नौकरियों में भी रिजर्वेशन होता है, सब जगह होता है। और आजकल तो आप लोग के यहाँ भी इलेक्शन वोटिंग सब होता है ICAI में। भारत में भी जब सरकार बनती है उसमें भी होता है रिजर्वेशन, कास्ट, वोट सब देखा जाता है। तो ये सिस्टम ऐसे कैसे इवॉल्व हुआ कि यहाँ रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं? देखिए, आप ध्यान कीजिए, 1990 के अंदर VP सिंह प्रधानमंत्री होते थे। उस समय मंडल आयोग चालू हुआ था। तो मंडल आयोग के समय लीडरशिप ICAI की इतनी प्रबल हो गई कि एक बात क्लियर होगी कि हिंदुस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजर्वेशन कबूल नहीं करेगा। हमारा पर्पस कंट्रीब्यूशन है, हमारा पर्पस प्रोफेशनल एक्सीलेंस है। जहां पर एक्सीलेंस आ गई वहां पर रिजर्वेशन का क्या मतलब? तो इसलिए हमने पहले दिन से प्रण किया कि हम शिद्दत से काम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे हर किसी को CA करने में। देखिए, CA करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन उसी आदमी को डिग्री देंगे जो आदमी काबिल होगा, जो आदमी CA बनने के बाद जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभा पाएगा। ये बेसिक प्रीमाइस है जिसपे हमने काम किया। ICAI 4.5 लाख CAs में से एक CA उनका प्रेसिडेंट बनता है। आज आप प्रेसिडेंट बने हैं। पहले आप साधारण भाषा में एक आदमी को बताइए ICAI करता क्या है? ICAI तमाम दुनिया के काम करता है। ICAI ऑडिट करता है, ICAI अकाउंटिंग करता है। जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स आपको सर्विसेज देते हैं। जैसे आप MSME है, आपका स्टार्टअप है, आपको पूरी कंप्लायंस सर्विसेज के बारे में बताते हैं। हम टैक्स कंसल्टिंग करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टिंग करते हैं, हम IFRS के अंदर कन्वर्जन करते हैं इंडियन गैप्स टू UK गैप, US गैप। हम फर्स्ट सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्जन करते हैं। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में किसी भी प्रोफेशन की जरूरत है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच कर सकते हैं। वो बखूबी अपना काम करता है। और इसके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है। अगर हल्की सी भी नेग्लिजेंस है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं। हम बड़ा सीरियसली परस्यू करते हैं। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ 2 DC बेंचेस, डिसिप्लिन कमेटी बेंचेस, उसका बहुत टेरर रहता है, क्योंकि हम हर काम को इतनी बेहतरी से करते हैं कि हम उसमें कमी का हल्का सा भी अंश बर्दाश्त नहीं करते। अब आपके साथ में इनकम टैक्स की बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। 64 साल के बाद में, 64 साल एक लंबा समय होता है, 64 साल के बाद में हम देख रहे हैं कि 11 अगस्त को सरकार नया इनकम टैक्स का एक बिल लेकर के आई 2025 में। पुराने इनकम टैक्स बिल से कितना अलग है और MSME के हिसाब से इसमें क्या खास है? देखिए, एज ए इंस्टीट्यूट हमने 3 चीजों पे फोकस किया। पहला, कि इसमें सेक्शन ज्यादा ना हो, सेक्शन को प्रूव करे, कम करे। दूसरा, आपने MSME की बात करी, तो हमारा इसके ऊपर पूरा फोकस था कि लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाई करे ताकि नॉर्मल इंसान उसको पढ़ सके और उसका लाभ उठा सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बात करते हैं डिस्प्यूट की, जब आप बात करते हैं कोर्ट्स की, तो उसके अंदर इंटरप्रिटेशनल इश्यूज का बड़ा इशू होता है। आप किसी बात का कोई मतलब निकाल रहे हैं, मैं कोई मतलब निकाल रहा हूं। तो हमारा इनिशिएटिव तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि जितने इंटरप्रिटेशनल इश्यूज है उनको हम एट बे कर दे, उसको खत्म कर दे, ताकि जो आप पढ़े उसी को इंप्लीमेंट करें, ताकि अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो। हमारा फोकस था कि हिंदुस्तान के अंदर टैक्स लिटिगेशन ना हो। लोगों को मालूम है ये टैक्स पे करना है, और जो वो पे करे उसको डिपार्टमेंट उसी इंटेंशन से स्वीकार करे जिसमें इसको पे कर रहे हैं। और कितना इम्पैक्ट आ पाया? इम्पैक्ट बहुत है जी। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमें बुलाया। 6 मार्च को हमने प्रेजेंटेशन दी, विच वाज द फर्स्ट। हमारा 2 घंटे का टाइम था। तकरीबन 3 घंटे सारे MPs हमसे पार्लियामेंट्री कमेटी में क्वेश्चन पूछते रहे। हमने उनको पूरा पर्सपेक्टिव बताया कि हमारा ये व्यू है, एंड दे वेरी, आई कैन से, ग्रेशियसली लिसन टू अस, हैड देयर सो मेनी क्वेरीज, वी रिजॉल्व्ड ऑल द क्वेरीज। और उसके बाद देखिए आपके अब सामने चरणजोत सिंह नंदा जी का इस साल अपने
कार्यकाल में सबसे बड़ा नंबर 1 गोल क्या है? देखिए, मेरा एक गोल है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रुपए वाइज बहुत बढ़िया होते हैं, रेपुटेशन वाइज टॉप पे होते हैं। हम शुरू से देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। अब हम इस हद तक आगे, आपको बताता हूँ, 15 हमारे एक काउंसिल मीटिंग आउट स्टेशन होती है जिसमें हम अपने खर्चों पे अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेके जाते हैं। इस बार की हमने काउंसिल मीटिंग पहलगाम में करी। 15 अगस्त को पहलगाम में झंडा फहराया। द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, मिस्टर उमर अब्दुल्ला, came and spoke in our council meeting and applauded that at this time of turpitude, at this sad event, we are there with family to boost their morale. हमने मैसेज दिया कि टेररिज्म का कोई भी स्थान नहीं है सभ्य सोसाइटी में। ऑल ऑफ अस आर इक्वल एंड ऑल ऑफ अस टू वर्क फॉर द कंट्री वेयर वी लिव। तो अपना पहला इनिशिएटिव, जिसके बारे में मुझे गर्व भी है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नेशन बिल्डिंग के अंदर पूरी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, जिसके अंदर वो है। हम सब पॉजिटिव लोग हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं और करते रहेंगे। ना जी, 3-4 बार मैंने आपसे सुना दैट वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। आप लोग नेशन को एक तरह से देखते हैं, पर नेशन जब कोई पॉलिसी आती है तो उस समय, जैसे अब ओल्ड जीएसटी स्लैब जो था वो 5%, 12%, 18%, 28% था, अब 5 और 18 हो गया। तो अब इसमें क्या है, एमएसएमई के लिए खुशखबरी है, पर वेस्ट बंगाल और कर्नाटका सरकार कहती है हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, पर पूरा नेशन एक साथ नहीं हो रहा है। अब इसमें कौन सही है, दीदी सही है कि मोदी सही है? एक छोटी सी बात समझिए, जब आप टैक्स रेट कम करते हैं तो टैक्स रेट बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इसलिए कंप्लेन नहीं करते कि टैक्स ज्यादा है। जब टैक्स नॉमिनल हो जाता है, जब टैक्स रीजनेबल हो जाता है, तो हर आदमी कंट्रीब्यूट करना चाहता है। आपने देखा कि इस बार मोदी गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया। यह उनका विजन था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, ताकि जो रुपया उनके पास है वो रुपया सिस्टम में आए। मनी कमिंग इनटू द सिस्टम, मनी ड्राइव्स मनी। जब पैसा सिस्टम में आएगा तो उसका इस्तेमाल नेशन बिल्डिंग में होगा। तो इसीलिए मुद्दे की बात यह है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और रुपया रहेगा तो लोग काम भी बड़ी शिद्दत से करेंगे। आपके पास क्राइसिस कम रहेगा, लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होगा और पैसा प्लाउ बैक होगा बिजनेस के अंदर। जीएसटी कलेक्शन है आज तो बहुत अच्छा है। मैं किसी रेवेन्यू के ऑफिसर से मिलता हूँ ना कभी, अब भगवान की कृपा से देश में बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। 2.25 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हर महीने का हो रहा है। उनसे पूछो कि फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ, निर्मला सीतारमन। तो उससे पिछले, निर्मला सीतारमन। बोले उससे पिछले, इनको कोई और याद नहीं आ रहे, केवल निर्मला सीतारमन याद आ रही हैं। वो इतनी हार्ड है, इतनी टाइट है कि उन्होंने कलेक्शन बहुत स्ट्रांगली किया। अच्छा भी लगता है हमारे को। लेकिन कुछ एमएसएमई जीएसटी को बोझ मानते हैं और उससे बचने के लिए अपने पैट को छुपाते हैं, रेवेन्यू छुपाते हैं, खर्चे बुक करते हैं। तो आप उन्हें कैसे ये बात समझाएंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स असली ग्रोथ एनेबलर है, इस पे ध्यान लगाओ, कच्चे में काम बंद करो? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, जिस समय आप लॉ से अवॉइड करते हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक लॉस, जीएसटी, एक्साइज, इनकम टैक्स, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैं ऐसे यंग स्टार्टअप्स को जानता हूं जिनके पास कुछ नहीं होता, पहले दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड ग्रोथ इज अनअबेटेड। आप रोक नहीं सकते। कहते हैं ना, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। आपका विजन इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सब एमएसएमई से विनती है कि आप कच्चे का सोचे मत। इकोनॉमी में ग्रो करना है, बिकॉज एमएससी हमारा सपना है, एमएससी हमारी प्राइड है, बिकॉज दे आर द एक्चुअल बिजनेस ओनर्स ऑफ द कंट्री। वो इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, वो जीडीपी को बूस्ट देते हैं। तो इसलिए जब वो एक नंबर में काम करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत होती है। जब आपका पैट बढ़ेगा, आपको बैंक से लोन मिलेंगे, आपका विजन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यू विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू ऑल इनिशिएटिव्स व्हिच यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड। अदरवाइज आप देखते रहेंगे इतनी टैक्सेबल लिमिट है, उसके नीचे हो जाए, उसके ऊपर हो जाए। इन चीजों में कुछ नहीं रखा साहब। अगर तरक्की करनी है तो डे 1 से टैक्स लॉ से कंप्लाइंट हो जाए, और उसके बाद इतनी मैग्निफिकेंट आपकी जर्नी होगी, इतनी स्प्लेंडर्स आपकी ग्रोथ होगी कि आप खुद देखते रह जाएंगे। मैं मतलब मोटिवेट तो हो रहा हूँ आपकी बात से, मोटिवेट हो रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से बोलूँ, मैं कुछ और ठोस ढूंढ रहा हूँ आपके साथ। क्यों नहीं फॉर्मलाइज हो रहे एमएसएमई इंडिया में? 1000 एमएसएमई पर डे इंडिया में रजिस्टर कर रहा है, वेयर एज विज 18,000 एमएसएमई चाइना में पर डे रजिस्टर कर रहा है। यहाँ रजिस्टर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको लगता है टैक्स बचा के मेरा फ़ायदा है।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टैक्स बचा के या टैक्स दे करके ज़्यादा फायदा आप कैसे दिखाओगे? जैसे मैं समझाता हूँ, टैक्स दोगे तो भाई आप आईपीओ जा सकते हो, आगे चल करके पैसा रेज कर सकते हो, इक्विटी मार्केट का आप एक्सपोजर ले सकते हो। मैं थोड़ा आपसे और सुनना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए, आज से 10 साल पहले ना, जब क्लाइंट आपके पास आता था टैक्स रिटर्न भरने, तो आप कहते थे कि आप पूरा रिटर्न पूरा डिक्लेयर करो जो आपका प्रॉफिट है। कारण आपने मकान लेना है, आपको होम लोन मिलेगा आपका अगर एलिजिबिलिटी होगी। आपने बच्चे को हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने को भेजना है, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, जो लोगों को समझ आया। आज यही मैसेज एमएसएमई को देना है। अगर उनको लोन चाहिए, बिना लोन के ग्रोथ नहीं है। अगर आप बहुत मैग्निफिशेंटली ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास लोन्स होने चाहिए। लोन्स कब मिलेंगे? जब टैक्स भरोगे, जब आपकी पे बैक कैपेबिलिटी होगी। पे बैक कैपेबिलिटी कब होगी? जब आपके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब क्रिएट होगा? जब आप टैक्स भरोगे। ये विजन की बात है। और इसमें सबसे ज्यादा दुखदाई बात क्या है कि कुछ एमएसएमई 5-10 साल इसी पो में रहते हैं कि करे ना करे, और उसके बाद करके बड़े होते हैं। अगर वो अपने इनिशियल 5-6 साल 10 साल खराब ना करते तो आज कहां से कहां होते। ये मैसेज मैं सब एमएसएमई को दूंगा। बहुत खूब, वेरी कि नाइस। जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे बिलीव करके चले। वो बिलीफ आपको आगे लेके जाएगी। इट विल पुट यू एट अ पर्सपेक्टिव वेयर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू परफॉर्म एंड हाउ यू हैव टू ग्रो अप। केस स्टडीज देखिए, जो एमएसएमईज ग्रो करे, जो यूनिकॉर्न्स बन गए स्टार्टअप्स, ये वो थे जिनको पहले दिन से कंप्लायंस पे फेथ था, जिन्होंने करते सारी अपना पैन ले लिया, अपना टैन ले लिया, अपना जीएसटी नंबर लिया और बदस्तूर तरक्की करते रहे। जो यहां फंसेंगे इन्हीं चीजों में सोचते रहेंगे, कोर बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप हमारे अगले इवेंट में आ भी रहे हैं। हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं जिसको बोलते हैं गल्ला छोड़ो कैंपेन। गल्ला छोड़ो कैंपेन का मतलब भी यही है कि भाई जब तक तुम गल्ले पे बैठोगे और बैठे रहोगे, धंधा नहीं बढ़ेगा। कंप्लाइंसेस पूरे करो, बिजनेस को ऑटोमेट करो। हम जीएसटी से डरना नहीं है। जीएसटी आपकी आईपीओ की जर्नी का एक जरिया है। और मेरा एक प्रोग्राम है लीडरशिप फंड प्रोग्राम, और इसमें हम लोग फाइनेंशियल हाइजीन पे, वैल्यूएशन कैसे अनलॉक करें, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करें। आज एसएमई आईपीओ इतना आसान हो गया है, आप आसानी से जा सकते हैं। आप पूरी मीडिया आपके बारे में बात करती है, आपको बाजार से पैसा मिलता है, आपको कहीं पैसा वापस नहीं चुकाना है। तो 3 दिन का हम लीडरशिप फंड प्रोग्राम करते हैं, जहाँ आदमी को हम कहते हैं तो 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ जिस भी जहाँ पे हो, ये आपका आइडिया से आईपीओ की एक जर्नी है। पर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि बीमारी ना बहुत बड़ी है। ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो मैं अगर स्टडी करता हूँ तो मैं देखता हूँ इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जितना जीडीपी है उसके मुकाबले कितना टैक्स आ रहा है, वो है 11%। यूएस का है 25%, जर्मनी का है 35%, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का भी एवरेज, हमारे जैसी इकोनॉमीज़ का एवरेज भी 18%, लेकिन हम अभी भी 11% पे है। तो आपके हिसाब से इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या रिफॉर्म चाहिए? मतलब क्या रिफॉर्म हो, ऐसा ना हो खाली डंडा हो, स्टिक से नहीं, कैरेट क्या दिया जाए, क्योंकि बंदे दिल से करे। ये महज वक्त की बात है। इंडिया स्लो हो सकता है लेकिन इट विल फॉलो इन लाइन। 3 बातें आपको बताऊंगा। पहला, हमारा एक डायरेक्टरेट है फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी। हम जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो, अपने टैक्स को कैसे समझो, कैसे प्लान करो। इवेजन पाप है, प्लानिंग इज अ बून। पहला इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने फाइनेंसेस और टैक्सेस के बारे में मालूम हो। सेकंड, एजुकेशन, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं है, आपके पास बिजनेस आइडियाज बहुत होते हैं, वो क्यों छटपटा के दम तोड़ देते हैं? आपका विजन नहीं है। आपको विजन चाहिए। आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी बाह पकड़कर आप आगे चलो। वो गॉडफादर, वो मेंटर आपको रास्ता दिखाता है। आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, जब कुछ समझ ना आए ना तो समझदार आदमी पे छोड़ना चाहिए। जो लोग आपको कहते हैं, जिन्होंने ग्रो किया, कि हमारी ग्रोथ का पर्पस ये था कि हम सीधा ही फॉर्मल इकोनॉमी में आ गए, उनकी बात पर यकीन करें। कहते हैं ना, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। वाह वाह, क्या आपको बात चलना है। पड़ेगा, नहीं तो होगा कुछ भी नहीं। आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। ग्राउंड पे एमएसएमई की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है, वो बड़ी जरूरी है। आज देखो 35% एमएसएमई अनरजिस्टर्ड इसीलिए है, घबराहट है। वो लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए, कोई इस पे आप कोई आइडिया दीजिए। देखिए, हमारी कमेटी है आईसीआई की, कमेटी ऑन एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। 27 जून को, शायद 2627 को इंटरनेशनल एमएसएमई डे था। हमने जीतनराम मांझी साहब को बुलाया। हमने मुंबई एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद हमारी 180 ब्रांचेस है। हमने सारे ब्रांचेस को रिक्वेस्ट की कि आप एमएसएमई की वर्कशॉप्स करें। हमने एमएसएमई को बुलाया, बिना कोई फीस चार्ज किए उन्हें बताया कि कैसे वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए। ये हमारा सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है। एज इंस्टीट्यूट वी आर वेरी कीन टू एंश्योर दैट एमएसएमईज कम अप टू द मार्क।
जो आप अवेयरनेस की बात करते हैं हम ग्राउंड पे करते हैं। हम जाके एमएसएमई को बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ऐसे करें, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, पैन, टैक्स जो भी चाहिए हम आपको एडवाइस करते हैं। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपको अप्रोच कैसे किया जाए? अप्रोच कैसे हमारी सर 180 ब्रांचेस है पूरे हिंदुस्तान में। कैसे अप्रोच करें? हम उसको एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं, वर्ड टू वर्ड चलता है। तो हम सबको एम्फसाइज करते हैं कि आप भाई हमें कोई फीस नहीं चाहिए। आप वर्कशॉप्स करते हैं? वर्कशॉप करते हैं, उनको बताते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एम्पावर करते हैं विद टर्म्स टू एमएसएमई। एमएसएमई के हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जिसको सीए करते हैं, ताकि छोटी से छोटी बारीकी, इवन माइन्यूट डिटेल्स रिलेटेड टू असेसमेंट और ऑपरेशन ऑफ एमएसएमईज इज मेड क्लियर। इफ यू मे अलाउ, मैं आपसे पूछूं कि अब तक कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं? अपने सीएस को सर, कितने एमएसएमईज को ट्रेन कर सर चुके हैं? सीएस सर एमएसएस उसका रिकॉर्ड नहीं होता, पर बहुत होगा सर, हजारों में होगा। जो भी हमारे पास आ जाता है, जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 10 मिनट बैठ जाएगा, ही विल हैव फेयर, जो आप अभी बात करें सीएस वही बात करते हैं। हमारा पर्पस है कि आप फॉर्मल इकोनॉमी में आए, फॉर्मल इकोनॉमी में ग्रोथ है। एक दो बार वो देखकर, अपने साथियों को देखकर जो ग्रो करे, दे अल्टीमेटली वांट टू कम। बस इस स्पीड को, इस इम्पेटस को थोड़ा बढ़ाना है। शुरुआती छोटा दर्द है, उसके बाद तो कमाल ही कमाल है। क्योंकि इनफॉर्मल, मैं इस मुद्दे को लेके थोड़ा खुद भी सेंसिटिव हूँ और बड़ा इमोशनल भी हूँ। और मैं इस मुद्दे को लेकर के, अभी मैंने एक इवेंट किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। वहाँ पे खैर मैं तो फीस चार्ज करता हूँ, मैं तो फ्री में नहीं करता। अपनी जीविका चलानी है, मेरे साथ 500 आदमी काम करते हैं, और उसमें अच्छी अच्छी फीसें दे करके 32,000 एमएसएमई आके बैठे इकट्ठे। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि एक छत के नीचे 32,000 लोग बैठे। डिजिटली तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लोग आ जाए, एक छत के नीचे 2 दिन बैठे। हमने बातचीत किया, क्योंकि आज आप देखते हैं ना, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का, यानी कि कच्चे की इकोनॉमी का जीडीपी में इंडिया में 45% है। चाइना में ये 12.5% पे आ गया है। यूएस में ये 7.25% पे आ गया है। यानी कि यूएस में अगर 7.25% पे आ गया तो मतलब समझ लो 92% पक्के में काम चल रहा है। तो बाकी यहाँ इनफॉर्मल बिल्डिंग हो रही है, और डिजिटल इनिशिएटिव इतने सारे हो गए हैं, बावजूद उसके फॉर्मल इकोनॉमी में शिफ्ट करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। और आपके इतने लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के बाद इतने लोगों से आप मिलते हैं, तो मेरे मन में ये इच्छा है कि आप कोई ऐसा आइडिया शेयर करें जो सरकार तक जाए, लोगों तक जाए। क्या ऐसा किया जाए कि हम जल्दी से जल्दी और फॉर्मल इकोनॉमी में मूव करें? देखिए सर, कितना हम, अब ये देखिए कि पिछले 5 साल में हमने कितनी ग्रोथ करी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी। लोग उसको एमुलेट कर रहे हैं, बस हल्का सा क्या जनरेशन गैप का फर्क है। जो न्यू जनरेशन है, दे ओनली हैव प्लास्टिक मनीज। मेरे बच्चे हैं, वन सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय डॉटर इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। इनके पास पैसे होते ही नहीं है, दे यूज प्लास्टिक मनी कार्ड्स, पेटीएम। तो आज हर जगह चेंज है दिमाग, बस थोड़ा सा सब्र रखकर उनको सपोर्ट करना है। यू हैव टू डू हैंड होल्डिंग। जैसे आपने 35,000 लोगों की जो वर्कशॉप की, आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा कि फॉर्मल इकोनॉमी में तरक्की है, हर आदमी प्रॉफिट चाहता है, और बिजनेसमैन तो खास तौर पे प्रॉफिट से ड्रिवन होता है। जितना वो इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर तरीके से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इट इज अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जितना आप उनको अवेयर करें, गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी इंस्टीट्यूट भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, तो जितने भी लोग इस सिस्टम में हैं उन सब का फर्ज बनता है कि वो मिलकर के प्रेरित करें। अच्छी बात लगी मुझे आपकी यहाँ पे जो आपने बताया कि एक जनरेशन का फर्क है, थोड़ा सा सब्र और करना है जी। आपकी जो जनरेशन आ गई है वो तो बिल्कुल इमीडिएटली नए माइंडसेट के साथ आई है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ सालों में मुझे बहुत उम्मीद है, मैं आपके साथ बहुत अग्री करता हूँ इस बात पे। अभी मैं एक टॉपिक और आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जब मेरे पास में व्यापारी लोग आते हैं, हम उनके आजकल खाली मार्जिन्स ठीक नहीं करते, कैश फ्लो ठीक करते हैं। कैश फ्लो में और प्रॉफिट में उस फ़र्क नहीं समझते। प्रॉफिट होता है किताबों में, कैश फ्लो होता है, कैश होता है बैंक में। इस्तेमाल आप कैश कर सकते हो, प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं होता है। पीछे पेमेंट अभी करनी है सप्लायर को, आगे लंबा उधार हो गया 3 महीने का, कुछ दिन स्टॉक यहाँ पड़ा रहा, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल स्लो हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अच्छा, ऑर्डर बुक आई हुई है, बैंक मुझे ऑर्डर बुक पे लोन दे रहा है, बैंक कह रहा है ऑर्डर बुक पे लोन ले लो, और लोन ले लिया और काम कर लिया, पीछे इमीडिएट पैसे दे दिया, आगे फिर 3 महीने की उधारी हो गई और फंस गया, और लोन पे लोन बढ़ते जा रहा है। क्यों? मेरा कैश फ्लो ठीक नहीं है। 60% एमएसएमई आज कैश फ्लो को मैनेज करने में फेल हो रहे हैं, 60%। और 90% इस चक्कर में गिरते 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 इनफॉर्मल क्रेडिट पे आते हैं, कच्चे का लोन लेना शुरू कर देते हैं, 30-30, 40-40% ब्याज देना शुरू कर देते हैं। मैं आपका किसी लेक्चर में सुना था, आप कैश फ्लो मैनेजमेंट में बात कर रहे थे, तो कोई यहाँ पे अगर कोई गोल्डन रूल हो आपके मन में तो शेयर करिए।
इसके लिए उनको फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए। कैश कैसे बनता है, किस साइकिल में उसको दोबारा आप रोटेट करते हैं, इसकी साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि उनको प्रॉफिट दिखता बहुत आगे, इसलिए वो कच्चे में भी ब्याज में पैसे देने को 30-40% पे तैयार हो जाते हैं। प्रॉफिट दिख रहा है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे ऐसी खर्चे होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, जो जिसमें ब्याज एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आपको कैश फ्लो के अंदर 3 बातें समझनी है। पहला, टू मेक ए हेल्दी कैश फ्लो सिस्टम टू बी रिलीजियसली फॉलोड। जबकि सरकार ने बहुत कुछ उनको सहूलतें दी। अगर एमएसएमई को ना पैसे दो तो ब्याज देना पड़ता है आपको, अगर किसी से पैसे लेने। अगर एमएसएमई से आपने पैसे लेने तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, देने तो बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। उन सबको समझना पड़ेगा। दूसरा, कैश एक विजन है। जब आप ऐसे लोगों से ट्रेड करते हो जिनका रेपुटेशन अनमैच्ड है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो परेशानी नहीं होती। और तीसरी और आखिरी बात, गवर्नमेंट भी बहुत है और नेशनलाइज्ड बैंक एमएसएमई को बहुत अच्छे सस्ते रेट पे कर्ज देते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को सेट करना पड़ेगा ताकि आप उस कर्ज को लेने के हकदार बन जाए। हाँ, आप क्वालिफाई हो सके। हाँ, क्वालिफाई है। जैसे आप बात कर रहे हो कि बहुत सारे लोग अभी तक कैश इकोनॉमी में है, तो वो क्वालिफाई नहीं करते। कैश इकोनॉमी में काम करेंगे तो आपको कैश ज्यादा रेट पे लेना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मल में करेंगे तो गवर्नमेंट आपको कैश तो देगी, साथ में इंश्योर करेगी ताकि आपको नुकसान ना हो। तो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, बड़ी शिद्दत से उनको फॉलो करना, उस पर अडिग रहना, आपको तरक्की के रास्तों पे ले जाता है। और एक बात और मैं भी शेयर करता हूँ हमेशा आपके साथ, वैल्यू ऐड करता हूँ 2 सेंट्स, कि भाई जब आप टैक्स बचाते हो, आप 1 रुपये में 30 पैसा बचाते हो, लेकिन अगर वही टैक्स दे दिया होता, वही 30 पैसे का अभी सैक्रिफाइस कर दिया होता, स्टॉक मार्केट में जाओगे वो आपका 30 पैसा 30 रुपया बन जाता है। आपको जो मल्टीपल मिलता है वहाँ पे, बाजार आपकी ग्रोथ का मल्टीपल आपको देता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण बुक कीपिंग, आज देखो 80% छोटा व्यापारी आज बुक कीपिंग ठीक से नहीं कर रहा। बुक कीपिंग के नाम पे उसके पास एक 18,000 रुपये महीने वाला अकाउंटेंट है। अब वो अकाउंटेंट मिनिमम हाइजीन प्रैक्टिस करता है। कोई अगर आप एडवाइस करे कि यार ये वाली हाइजीन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये वाली पे पक्का ध्यान रखना है, तो कौन सी वो 2-3-4 चीजें हैं जो उसको पक्का ध्यान रखनी है? देखिए मिद्रा साहब, एक उर्दू बड़ा अच्छा शेर है कि ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। आप जब बात करते हो बुक कीपिंग की, गो फॉर कंप्यूटराइज बुक कीपिंग। आपका कैश नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। आप कंप्यूटराइज बुक कीपिंग अगर धर्म से 2 साल चला लेते हैं तो आप मास्टर बन जाते हैं। एंट्री इजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद अब तो एंट्री भी वो कर देता है। यू गेट अ रोबोट टू डू योर एंट्री, ज्यादा महंगी भी नहीं होती। आपकी पूरी एंट्री करने वाला रोबोट है, पूरी बैलेंस शीट बनाने वाला रोबोट है। आप जब कच्चे के माइंडसेट से बाहर निकलते हैं, व्हेन यू एंटर अ फॉर्मल इकोनॉमी, यू लव एवरीथिंग। कच्चे में आप हर चीज छुपाते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इफ यू मेक इट इन द ट्रू सेंस कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तब आपकी तरक्की शुरू होती है। तो मेरी गुजारिश है ये कि आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करें, आप किसी ऐसे आदमी को एंगेज करें, वो पैसे भी कम लेगा और आपके लिए बोझ नहीं है। हर चीज आपको क्लियर कट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स मिलेगी। आप अपना क्रेडिटर देखना चाहते हो, डेटर देखना चाहते हो, और पर्टिकुलर डेट अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हो उससे देख सकते हो। और इसके लिए आपका फाइनेंशियल लिटरेट होना कतई जरूरी नहीं है। थोड़ी सी हल्की सी ट्रेनिंग की जो आपको वो बंदा ही दे देगा जो आपको वो देता है सर्विसेज, और आप समझ जाएंगे आपको कहाँ जाना है। ऐसे मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, पर फिर भी कहने के लिए कह देता हूँ क्षमा चाहते हुए कि कभी लॉयर होगा या डॉक्टर होगा, वो किसी के दुख में पैसा कमाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले को सुखी बना के उसके सुख में पैसा कमाता है, तो और वो ट्रेनिंग भी देता है। अब अगर कुछ लोग आ भी जाते हैं फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में, अब कहते हैं यार अब ये वीडियो देखने के बाद और नंदा जी की बात सुनने के बाद एक कन्विक्शन आ गई है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, नंदा जी कहते हैं समझदार आदमी के पास जाओ। और समझदार आदमी ने समझाया कि भाई पक्के में कर लो, आज 2 साल का 3 साल का दर्द है, आगे तेरे को बहुत सुख मिलना है। इंडियन एमएसएमई का जो इससे में क्रेडिट गैप है वो 30 लाख करोड़ का है। अच्छा, मुद्दा ये है कि आप अभी सरकार की स्कीम्स की बात भी कर रहे हो, कह भी रहे हो स्कीम है, आपकी बॉडी भी बहुत काम कर रही है इसमें, ICAI, गवर्नमेंट की क्रेडिट गारंटी फंड भी है, हम देखते हैं कि मुद्रा लोन भी है, पर उसका अडॉप्शन बहुत लो है। सब कुछ होते सोते, इतनी सारी सुविधाएं होते सोते अडॉप्शन अभी भी लो है। तो आपको क्या लगता है एमएसएमई इन स्कीम्स का पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? क्या सुझाव देंगे? मैंने पता है ना, अवेयरनेस का इशू है, फेथ का इशू है। कुछ लोगों को लगता है कि बैंक से कर्जे ले सब कुछ बिक जाएगा, ये सोच है उनकी। जितनी अवेयरनेस आप करेंगे और जितना वो विलिंग होंगे उतना तरक्की करेंगे। बैंकिंग सिस्टम का ज्ञान नहीं है,
एप्लीकेशन लगाने में घबराहट होती है कि लोन की एप्लीकेशन कैसे लगाए, तो उनको कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि वो कम रेट पे ब्याज को अवेल करें। उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और उन पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा। बैंक्स अनड्यू प्रेशर नहीं डालते, जो प्राइवेट मनी लेंडर वो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर वर्किंग करेंगे then they shall be able to achieve greater heights। हमें एम्फसाइज करना है कि ये तरीके हैं, उनको बताना है। जब भी कोई प्रोग्राम करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, उसमें एम्फसाइज करें द वेज ऑफ हैविंग क्रेडिट्स। उसके अंदर बैंक क्रेडिट कैसा है, क्या रेट्स है, एमएसएमई को क्या खासियत मिलती है, क्या खास सुविधाएं मिलती हैं, उन सब के ऊपर विश्लेषण हो तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और यूज कर पाएंगे। हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को लोन दिलाने में बहुत मदद करते हैं। अभी ओसीडी सबको बहुत पसंद आ रहा है, जो कि ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर है। आज पैसा लेता है, पूरा उसको वापस नहीं करना, जब लिस्टिंग तक पहुंचता है तो वो कन्वर्ट कर लेता है इक्विटी में। बड़े सारे उपाय हैं। आजकल हमारे साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़ रहे हैं जो अपने क्लाइंट्स को लेकर के आते हैं, हम उनको मदद करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उससे कुछ ग्रो करता है, हमारे क्लाइंट्स भी ग्रो करते हैं। हम एमएसएमई के साथ आइडिया टू आईपीओ पे काम करते हैं कि आइडिया से आपको आईपीओ तक लेके जाना है। हमें बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, लिमिटेड कस्टमर्स को हम आगे बढ़ाएं, बाकी देश आगे बढ़ेगा साथ साथ। चैलेंज आता है क्रेडिट रेटिंग का भी कभी क्रेडिट रेटिंग पे क्योंकि क्या है कि आप सिक्योर अगर करना चाहते हैं बेटर टर्म्स में तो क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो सीए फ्रेटर्निटी के लिए मैं चाहता हूं कि क्रेडिट वर्दीनेस के लिए बढ़ाने के लिए एमएसएमईज के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारा पर्पस इंस्टीट्यूट का है एनहांसिंग द ऑडिट क्वालिटी, एडवाइजिंग द क्लाइंट कहां पर कोई भी कमी है। अगर ऑडिट के बाद उनकी कमियां तक पता चले और उनके ऊपर वो एक्शन ले ले तो ऑडिट क्वालिटी जो एनहांस होगी वो उसकी बुक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तो क्या करते हैं, हम तो जो बुक्स है उसी के ऊपर कमेंट करते हैं ना, लेकिन उस कमेंट की गहराई में जाके जहां कमी है उस कमी को दूर करें, कैश फ्लो को स्ट्रक्चर करे, उसको सिंक्रोनाइज करे तो आगे बहुत तरक्की है। जो आईपीओ करना चाहते हैं खास तौर पे ये वो लोग हैं जिनके पास सारा कुछ सिंक्रोनाइज है। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर फीलिंग इज। देखियो, गवर्नमेंट ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया हमें ऐसे में आईपीओ का, आप बैठ के सोचिए उसको। और हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमारा स्टॉक मार्केट सेबी के द्वारा जो मॉनिटर्ड है कितना स्ट्रांग है हमारा। एक बार आप देखिए, जिसको भी आप लेकर आए होंगे आईपीओ के अंदर, आप कहते हो आप आईपीओ में सपोर्ट करते हो, तो उनके ग्रोथ तो मैनिफेस्ट होगा। तो उस ग्रोथ को टेस्ट करने के लिए कुछ लोगों को विश्वास होना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली दे शुड कम। जितनी भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है उन सबका फायदा उठाना है। गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए कर रही है, बस उसको अक्षत उसका फायदा उठाया जाए, उस पर फॉलो किया जाए, देन यू गेट द बेस्ट। नंदा जी, आज while offering you sincere obeisances, आपको बड़े ही सिंसियरिटी से प्रणाम करते हुए और आपको डेडिकेट करते हुए मैं हमारे सीए फ्रेटर्निटी के लिए एक फ्री प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी बातचीत और यहीं से मुझे आइडिया आया, मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ और आपके लिए मैनेजमेंट लेसन्स कि कैसे आप अपने व्यापारी के साथ में खुद भी आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर 1-2 घंटे का प्रोग्राम मैं करूँगा। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्वागत है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंडीशंस अप्लाइड। लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं? ये हम आपको अर्पित करते हुए कर रहे हैं। आपने इतने लोगों को समय दिया, थैंक यू। अब मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी टीयर 2 टीयर 3 में कई जगह पे उनको रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी जिसको निकालनी आती है वो निकाल लेता है, और कई जगह पे वो भी अब स्ट्रगल करने लगे हैं। एक छोटा उदाहरण मेरे को हैरान किया, मुझे पता नहीं इससे नुकसान कितना होगा, वो आप बताओगे। मैंने सुना है 15 सितंबर की जैसे अपनी लास्ट डेट होती है, दिवाली का टाइम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, कि इस टाइम पे रिटर्न फाइल करनी है, तो ये दिवाली से कम नहीं होता टाइम, बहुत काम होता है सबके पास, सब भाग रहे होते हैं इस समय। लेकिन जियो ने इस समय लॉन्च किया है कि जीना मुश्किल कर दिया जियो ने सीएस का, कि ITR फाइल करो 24 रुपये में, है ना, 24 रुपये में ITR फाइल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना असर आएगा इसका? बिल्कुल असर नहीं आएगा। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात समझिए, जो 24 रुपये में, मैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट जियो फाइनेंशियल, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए, आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हो आपके क्या क्या होता है, आपका होम लोन है उसको कैसे देखेगा वो, आपके खातों के अंदर 3 खाते आपके हैं उसमें इंटरेस्ट है कैसे देखेगा सेविंग का, आपकी FDR की इंटरेस्ट है, आपकी स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस है। आज AI के जरिए इनकम टैक्स आपकी हर एक वर्किंग पे नजर रखे हुए है, आपकी हर हरकत मॉनिटर्ड है, तो आप कैसे करोगे? आपकी खाली सैलरी से थोड़ा जो डाल के कर देंगे। Chartered accountant are indispensable. I say because I'm not because I'm a chartered accountant or the president of ICA. I know what they do.
सर क्लाइंट का पूरे जीवन भर का ब्यौरा बना के चलते हैं। जो क्लाइंट आपके पास 2 साल रह जाए, आपको उसका आगे का और 10 साल आगे का और 5 साल पीछे का एक एक चीज पता होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए 24 रुपए में आई हैव ड्यू रिगार्ड फॉर व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन 24 रुपए के अंदर आप खाली एक फॉर्म को तो 16 को तो भर सकते हैं, उसके रिटर्न, बाकी चीजें नहीं ला सकते। तो जो टैक्स प्लानिंग है, जो फ्यूचर के लिए कैपिटल क्रिएशन है, जिसको आपको मदद मिलेगी, कल को आपने मकान लेना है, अपने बच्चों को बाहर भेजना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो उन सब चीजों में बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछता हूँ, हाँ। है ना, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि हम MBA कर रहे हैं RCA में, है जी। मैं थोड़ा फ्यूचर समझना चाहता हूँ। अब AI आ गया इतना, मेरे पास ना पहले जब कोई क्लाइंट आता था, उसका पिच डेक बनवाना होता था, तो मैं कंसल्टेंट बुलाता था कि भाई DCF मेथड पे पूरा पिच डेक तैयार करो, उसको फंड रेज कराना है बाजार में। तो पहले उस 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए मांग लेता था। आज AI आने से वो काम वो 25,000 रुपये में कर रहा है, ठीक है। पहले कैमरामैन आज से 15 साल पहले भी 25,000 रुपये महीना में मिलता था, आज 15 साल बाद ही 25,000 रुपये महीना में कैमरामैन मिल जाता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि AI के इतने डेवलपमेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इनकम रेवेन्यू में अगर वो बहुत समझदार नहीं है तो कुछ कमी आएगी? कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिजिनल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। CS को एक हेल्पर चाहिए, AI इज ए हेल्पर। हमारी कमेटी ICI में AI इन ICI 1 जुलाई 2024 को हमने कोर्स लॉन्च किया। आज तकरीबन 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। और अदर मैं अपनी पूरी काउंसिल के साथ पुणे गया, 2 दिन हमने सुबह से शाम तक बैठ के AI सीखा। AI एक इनेबलर है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग आपके पास है। AI कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपकी मदद कर सकता है, मदद कर सकते। जो काम चाहिए उसको 10 तरीके में कर सकता है। अगर आप बोलते हैं, मैं अगर उसमें डालूं कि मैं विवेक बिंद्रा को सुनना चाहता हूं, ओरिजिनल स्टाइल, डिप्रेस स्टाइल, इंस्पायरिंग स्टाइल, पोएटिक स्टाइल, वो बना के देता है। अब देखिए ना, तो AI हमें एक रास्ता बताता है जहां से हम आगे चले। उस रास्ते को कैसे यूज करना है और कैसे वैल्यू ऐड करना है, वो हिंदुस्तानी दिमाग, जो इंसानी दिमाग के अलावा कोई नहीं कर सकता। और क्या एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। ये लगता है हमें। कारण क्या है कि पहले आप देखिए जो रिटर्न्स होती थी, ROC खाली रिटर्न को ही फाइल करने में लगा रहता था। आज वो इंस्पेक्शन करके वैल्यू ऐड करता है। आपके हाथ में तश्तरी में सारा रखा आएगा, फिर आप चेक करोगे कहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आप काम करते रहे तो अकाउंट लिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ जरूरत नहीं है। आपके सामने तश्तरी में लिखाएगा, ये एनालिसिस है, इस पे आप एडवाइस करें क्या करना है, तो क्वालिटी काम होगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आप ब्लॉकचेन की बात करें, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आप डाटा एनालिटिक्स की बात करें, आप साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की बात करें, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की बात करें, हर तरफ क्वालिटी पर जोर है। तो उस क्वालिटी का बेनिफिट पूरे मैनकाइंड को होगा, पूरे बिजनेस वर्ल्ड को होगा। आज की बात हो गई, और मैं और जो आप टर्म्स यूज कर रहे हो, मैं भी कहता हूं कि जो फाइनेंशियल टेक वर्ड है वो इतना रैपिड चेंज हो रहा है, इतना रैपिड चेंज हो रहा है। डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन हो गया, या डिजिटल पेमेंट गेटवे जिस तरह से बढ़े हैं, भारत ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल हद फाड़ के कमाल कर दिया, बिल्कुल। डिजिटल करेंसी हद हो गई। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ गए, जनरेटिव AI आ गया है। मैं पूछता हूँ आपसे, 10 साल बाद आप एक CA का करियर कैसे देखते हो? देखिए सर, 10 साल में तो करियर में बढ़ोतरी है। इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपको वोट मिले हैं सारे। बिल्कुल नहीं, आप मुझे president वोट बने हो। चाहिए नहीं। मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ हाँ, फॉर इन्फॉर्मेशन, जो आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है वो ना दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। आप इतना होप मैं जनरेट कर आपको रहे हैं। इसलिए होप जनरेट कर रहा हूँ कि मैंने CS की जर्नी देखी है। ठीक। हमारा जन्म 1 जुलाई 1949 को हुआ था, बिफोर द प्रोमुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था जी। तब से लेके आज तक हमारी ग्रोथ अपवर्ड रही है। तमिल में एक वर्ड है अक्कम। अक्कम का मतलब होता है ऑनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो हमने ऑनवर्ड और फॉरवर्ड जर्नी ली। हमें कंसेप्चुअल क्रिएटिव और प्रोफेशनल्स, हमें समझ आता है कि अब टैक्स का समय निकल रहा है तो हमें फेमा पे काम करना है, हमें PMLA में काम करना है, हमें सिस्टम ऑडिट्स पे काम करना है, हमें फॉरेंसिक में काम करना है। आपको सुनकर खुशी होगी कि आपने बताया था शुरू में, हमने 23 फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स प्रोमुलेट किए। तमाम दुनिया हमें रॉयल्टी पे करना चाहती है हमारे फॉरेंसिक स्टैंडर्ड यूज करने के लिए। तो हमने क्या बनाया? हमने ग्लोबल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड बना दिया। अगर आप सिडनी में बैठे हैं, फ्रैंकफर्ट में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं, या ढाका में बैठे हैं, आप उसको यूज कर सकते हो विद द कस्टम एंड यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी इन विच इट इज ऑपरेटिंग। अच्छा, वेरी नाइस। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना सर, हाँ,
सीए करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन करने के बाद ये इल्म हो जाता है कि तरक्की करने के लिए और बने रहने के लिए आपको कितनी मेहनत मशक्कत करनी है। और हमारी इंस्टीट्यूट पहली इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन होती है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे हर समय पढ़ते रहना पड़ता है टू कीप अब्रेस्ट। तो इसलिए 10 साल का 100 साल के बाद भी कम होगा, ऑनवर्ड एंड फॉरवर्ड। बिजनेस फेलियर का ना नंदा साहब, आप तो इतने सारे बिजनेसमैन देखे आपने, इतने सालों से, आप 34 साल से मेरे ख्याल है आप सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर एक छोटे बिजनेसमैन को फाइनेंशियल रेशियो देखने चाहिए, आता नहीं उसको, लेकिन अगर वो पूछे अपने सीए से, अपने अकाउंटेंट से, उसे कौन से 3 फाइनेंशियल रेशियो हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए? देखिए सर, सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश कंपोनेंट्स के, कैश आपका कहाँ आ रहा है, कहाँ इन्वेस्टेड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैट, अगर आप इसका अपने दिमाग के अंदर एक फेयर आइडिया लेके चलते हैं, मैं नॉर्मल बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बिजनेसमैन, इफ ही इज अवेयर व्हाट इज कैश फ्लो इज, इफ ही इज अवेयर व्हाट हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बाकी इन्वेस्टमेंट भी करता है, अपनी जमीन भी दे रहा है, अपने जगह भी दे रहा है, अपनी मेहनत भी कर रहा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पैट, पैट से उसको फेयर आइडिया रहता है कहां से कहां वो चल रहा है। दिमाग में जब पीछे से सक्सेस का एक तरीका होता है कि जब दिमाग में पीछे से कुछ चलता रहता है ना, तो आपका दिमाग हमेशा वर्किंग रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बैक ऑफिस में बैठे हुए आराम से, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी वर्किंग कर रहा है। पीपल हु आर सक्सेसफुल आर पीपल हु हैव ऑलवेज लिव्ड अपॉन दैट। कहते हैं बुतो तारीफ है तुम पर, बुत समझते हैं? हाँ, स्टैचू, मुजस्मा। हाँ, बुतो तारीफ है तुम पर, तरक्की इसको कहते हैं। ना तराशे तो पत्थर थे, तराशे तो खुदा निकले। आप अपने आप को तराश कर इंप्रूवमेंट करते हो डेली बेसिस, वो आपको मदद करती है। आपको हमेशा अपने आप को इंप्रोवाइज करना है। और जितने भी फॉरवर्ड आप अपने आप को देखें, या जिस भी फॉरवर्ड लुकिंग आदमी को देखोगे, वो कुर्सी में बैठ कर सोचता मैं इससे बेहतर और कैसे कर सकता हूं। द डे वेर यू बिकम स्टैग्नेंट, यू स्टॉप, यू आर कांस्टेंट, यू आर गॉन। तो वही जिंदगी का सक्सेस का मंत्र है। इंडिया में अगर मैं, एक आंकड़ा मन में आता है मेरे, और वो आंकड़ा बड़ा मुझे तंग करता है कई बार, $10 बिलियन का टैक्स इवेजन, इरोजन अपन फेस कर रहे हैं भारत देश में, $10 बिलियन का। आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? इसमें ये इग्नोरेंस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, या डेलिबरेट अवॉइडेंस है, या अकाउंटिंग प्रैक्टिस में जो आके मेरी मदद कर रहा है, क्या मुझे उसको मैसेज देना है, किसको मैसेज देना है? ये क्या मित्रा साहब, ये फिर महज वक्त की बात है। इनकम टैक्स अब इतना स्ट्रांग हो गया विद हेल्प ऑफ एआई, वो आपके रिटर्न को एनालाइज करके आपकी 5 मिनट बता देगा कहां पर प्रॉब्लम है। हाँ, आपने देखा जो इशू आया था पीछे फेक डोनेशन का, अब डिपार्टमेंट इतना सजग हो गया, डिपार्टमेंट खाली है, उसके पास एनालिसिस और कुछ नहीं है। पहले रिटर्न भरवाने में रहते थे, अब तो लोग भर ही देते हैं। उनका काम है खाली एनालिसिस करके एक्सेप्शन रिपोर्टिंग निकालने की, इसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब भैया ये है कि ज्यादा दिन तक बचोगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे। अब अगर चोरी चारी चकारी हर जगह कहीं ना कहीं पकड़ेगा आपको। हाँ, आपकी रिटर्न है 5 लाख की और अब 6 बार फॉरेन चले गए। हाँ, आपका बच्चा यूएस में स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है और आपकी रिटर्न है 4 लाख की। अब हर चीज को कोरिलेट करके देखते हैं वो, और आपका डाटा हर तरफ से आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, डाटा एनालिटिक्स के जरिए। उनके पास सारा डाटा होता है, वो देख लेते हैं कि बिदरा साहब के घर में 8 लोग हैं और खर्चे निकले नहीं कैश के, कहाँ से खाना खाते हैं, कहाँ से रोटी सब्जी खाते हैं, कहाँ से फूड खाते हैं, बड़ी क्लैरिटी है। या आपके क्रेडिट कार्ड में वो दिखा रहा हो सब कुछ। अब ये सब करने के लिए पहले उनको स्क्रूटनी करनी पड़ती थी, अब तो ऑटोमेटिक स्क्रूटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके बताता है कि बिदरा साहब के ये इनकम है, ये खर्चे, ये इनके खर्चे बाहर हैं, तो इनकी इनकम कम कैसे है। मतलब ये है कि खुद को अपने आप बदल ले तो ठीक है, अगर आपको डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती बदला तो दर्द बहुत होगा। दर्द बहुत होगा और नुकसान भी बहुत होगा। तो अच्छा, मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी पूछना चाहता हूँ। जैसे अब आप ICAI लीड कर रहे हैं, तो जो काउंसिल की जो पॉलिसीज़ हैं और स्टैंडर्ड सेटिंग्स, जो इनिशिएटिव्स आपके होते हैं, या उनकी जो मेंबर्स की अटेंडेंस होती है, या उनके मेंबर्स का जो एंगेजमेंट होता है, क्वालिटी एंगेजमेंट, उसको बिल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं? हमारे सर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताया, तो हमने डिसाइड किया कि हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे हैं, एश्योरेंस स्टैंडर्ड हमारे हैं, हमारा पीयर रिव्यू है, जब हम अपने साथ के, जैसे आप और मैं दोनों एक ही बिजनेस में हैं, आप मेरा रिव्यू करते हैं, मैं आपका रिव्यू करता हूँ, आप आज की सर्कमस्टांस में मुझे बताते हैं कि आपकी ये कमी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जी, ट्रांसपेरेंसी। एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बोर्ड है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, AQMM है, ऑडिट क्वालिटी मैनेजमेंट है, हर तरफ हम देखते हैं आपका टेक्नोलॉजी कितनी
ऑब्सोलीट है या अप टू डेट है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑटोमेटिकली एक सीए फर्म चलती रहती है। विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री हम देखते हैं कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। जिस एरिया में फोकस कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कर रहे हैं, सिस्टम्स में कर रहे हैं, जहां भी करते हैं उनको प्रॉपर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन करनी पड़ती है। अच्छा, आपके जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं इसमें सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते होंगे, कमिटीज होती हैं। कमिटीज होती हैं जी, तो आपकी ऐसी भी कमेटी होती होगी जो बच्चे सीए बन रहे हैं उनकी तैयारी, उनकी पूरी हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज है। बोर्ड ऑफ स्टडीज एकेडमिक और बोर्ड ऑफ स्टडी ऑपरेशन, 2 बोर्ड्स हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के जितने स्टूडेंट्स, उनकी छोड़िए सर, हम तो सिलेबस बना रहे हैं 12वीं तक का। वी आर कंटेम्पलेटिंग टू मेक द सिलेबस फॉर 12th कॉमर्स। हमारी 92 यूनिवर्सिटीज के साथ हिंदुस्तान की MOU है जिनको हम कॉमर्स एजुकेशन के बारे में गाइड करते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज, 8 इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हमारा MRA है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो ये जो एग्जाम का पास रेट है या एग्जाम का जो इंटेग्रिटी मेजर है या जो एंट्री स्टैंडर्ड है या जो क्वालिटी है या जो रेलेवेंस ऑफ सीए कोर्स का जो मॉड्यूल है या जो आज की जो पढ़ाई है सीए की या जो एक्रेडिटेशन के आउटकम है, उसके ऊपर आपका कैसे नजर रखते हो, उसे कैसे इंप्रूव करते हमारा पूरा फोकस रहता है साहब। आपको सुन के खुशी होगी, हमने 1949 से आज तक रिजल्ट को डाउनवर्ड मॉडरेट नहीं किया। लोगों में डर होता है कि अब चर्च गेट जाए ना, वहां पर एक लिखा हुआ है गॉड नेवर फेल्स। हमारे किसी मेहमद ने लिख लिया है, दे लेट हिम ट्राई सीए एग्जाम्स। डर रहता उनको, लेकिन हम जो प्रोड्यूस करते हैं बेहतरीन प्रोफेशनल्स, हाँ जी, दे आर पार एक्सीलेंस। अच्छा, वी कांट अफोर्ड टू गेट पीपल हु आर नॉट मच क्वालिफाइड। इसको बेहतर कैसे करते हैं आप? बेहतर करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। जैसे AI शुरू हुआ तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑपरेशन ने AI के ऊपर ऑरा करके सबको, बच्चों को बताना शुरू कर दिया AI को कैसे यूज करना है। डेरिवेटिव्स है। अच्छा, एक जगह आपने बताया कि अगर कहीं गड़बड़ होती है तो आप उसको पकड़ते भी है, रिजॉल्व भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। तो जो प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और डिसिप्लिन है, मैं ऐसे किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी। बड़ी जिम्मेदारी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई डिसिप्लिनरी केस आपके पास आया, आपको पता लगा, तो उसका साइकिल टाइम क्या होता है उसको रिजॉल्व करने का, और आज तक कितने एथिक्स जो कभी ब्रीच हुए हैं उनको कितनी आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, रिजॉल्व कर लिया? पिछले साल ही 250 के आसपास लोगों को सजा दी। अच्छा, कोर्ट के अंदर हम पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद ओपिनियन बनाते हैं। तो उसमें जो समय लगे सो लगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू हरी, वी वांट दैट प्रॉपर जस्टिस बी मेट। तो ये जो 250 तरह के आपने सजाएं दी हैं, ये किस तरह के गुनाह थे और क्या सजा थी? सर गुनाह तो बड़े तरह के, मान लो NOC नहीं लिया, मान लो आपने बैलेंस शीट सेंड की चेक नहीं किया, मान लो आपने कुछ कहकर अपनी बात को पूरा ना रखा। एक अनबिकमिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगर मैं अपनी बीवी से हाथापाई करूं तो भी आई कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर मैं बिना टिकट ट्रैवल करता हूं, अगर मैं बार में झगड़ा करता हूं, हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त एथिकल इम्पेटस है। वेरी नाइस। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाओ, उसको कहते हैं कि अनबिकमिंग ऑफ ए CA। बाली में जाते जाते आपके कैमरे उठा के ले जाऊं। तो लाइफ के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक रेजिमेंटल और डिसिप्लिन लाइफ जीते। आप क्या मानते हैं आपके हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स जो आपके हैं? आपने तो ऐसी ऐसी बातें बताई कि भाई बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है, शराब पी के झगड़ा कर रहा है, तो भी उसकी CA की डिग्री हटाई जा सकती है जी। आपका इस समय कंप्लायंस रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या होगा? किस चीज का कंप्लायंस रेट मतलब कि वो अनबिकमिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो रहा है आपकी भाषा में? अगर आप मेरे दिल से पूछें तो नेग्लिजिबल आपको इसमें डेफिशिएंसीज मिलेगी। बाई एंड लार्ज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसिप्लिन प्रोफेशन है। बाई एंड लार्ज एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स, क्योंकि ना इस रेपुटेशन के साथ जुड़ जाता है। जब आप CA बनते हैं तमाम दुनिया आपको सलाम करती है, आपके सारी रिश्तेदारी, सारा कुर्बा आपके पास हर राय के लिए आता है, तो आपका स्ट्रेचर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। तो अपने रुतबे से कोई नीचे जाना नहीं चाहता। सही बात है। आप एक बात बताइए, ICAI के मेंबर्स कितने हैं? हमारे 4.5 लाख सुपर मेंबर्स हैं। 4.5। इन मेंबर्स का सेटिस्फैक्शन स्कोर कैसे मेंटेन करते हो आप? सेटिस्फेक्शन स्कोर किस जरिए में पूछते हैं आप? कि भाई मैं ICAI बॉडी से सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे बड़ा खुश हूँ, ICAI बॉडी अच्छा काम कर रही है। ये 4.5 लाख लोगों को के मन में कैसे आप इवैल्यूएट करते हो कि आपसे खुश है कि नाराज? मैं आज से 2 साल पहले ITO पे मेरा ऑफिस है, मैं आया तो एक 95 साल के बुजुर्ग खड़े थे, वेरी रिच, अरबों रुपए के शेयर उनके पास, प्रॉपर्टीज है। मेरे हाथ मिलाया तो मैंने पूछा, साहब कैसा लग रहा है आपको? कहता बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बुरा मत मानिएगा, आपने हमें सबने जाना है, तो आपका क्या एस्पिरेशन रहेगा जिंदगी में? कहता बेटा मैं कब्र में जाऊंगा तो इस प्राइड के साथ जाऊंगा, मैं CA हूं, ना तो मुझे प्रॉपर्टी का गुमान है, ना मुझे अपने शेयरों का गुमान है। एक बात का गुमान है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जिसका अनब्लेमिश्ड करियर रिकॉर्ड रहा।
मेरे पास कुछ नहीं हो, मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं सीएम। नहीं, उसको फक्र है। मेरा क्वेश्चन है कि आपका कोई हेल्प डेस्क है कि अगर कोई आपका मेंबर आईसीएआई से परेशान है कुछ, तो क्या कोई ऐसा हेल्प डेस्क है? हमारी सर सहायता टीम है पूरी, उसका मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा। अगर आपकी कोई तकलीफ है तो 24 घंटे से पहले मुझे लिख सकते हो, रिजॉल्व करते हैं हम। उसको ई सहायता कहते हैं। एक हमारा हेल्प डेस्क है जो चलता रहता है, तकरीबन 200 लोग बैठे रहते हैं। आपका छोटा ग्रीवेंस हम इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। एट द इंस्टीट्यूट लेवल वी आर वेल सीज्ड ऑफ द फैक्ट कि हमें अपने मेंबर्स और स्टूडेंट्स को प्रॉपर सर्विसेज देनी है। हम पूरा ख्याल रखते हैं उनका। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ है, आप सिंपल एक ई सहायता पे फोन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, फोन उठाते हैं सब सर, आप कभी करके देखिए, आप ही कभी ट्राई कीजिएगा नंबर देख के। जरूर। अपने किसी बंदे से करेगा, 20 करिएगा फोन। लवली। और अगर नहीं उठा पाते तो उनके पास रजिस्टर होता है कि इनका नंबर है, बाय द वे बिजी है, तो कॉल बैक तो आ आपको जाएगा। कॉल बैक करेगी। तो अपना सिस्टम, और उसका हम ऑडिट करते हैं कि कितने नहीं उठा पाए, कितने मिस हुए, उनमें कितने को जवाब दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ये हो सकता है आपने किया, मैंने उठाया, और मैंने क्या, आपने उठाया। और ये तो हर एक को कमेटी- क्लोज करना पड़ता है। ये कमेटी आप लीड करते जी, हैं? प्रेसिडेंट लीड करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ने जैसे हमेशा बोला कि वे आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। आप सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, आप सीएस के साथ भी काम कर रहे हैं, बॉडी के साथ काम कर रहे हैं। तो इस समय गवर्नमेंट से पॉलिसी इन्फ्लुएंस के मामले में इस समय आप क्या चीज़ को लेकर के, क्या एडवोकेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप सरकार के साथ में ये एक चीज़ अपने टर्म में अचीव करके जाएंगे? मित्रा साहब, आप मेरी बात करें हाँ। तो मेरा पर्पस है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रोल है उनका इस देश में, उसको प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज करें। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको बताता हूं, प्री बजट मेमोरेंडम होता है बजट आने से बाद, पोस्ट बजट मेमोरेंडम होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का। हम गवर्नमेंट का कदम कदम पर साथ देते हैं। आज भी कई कमिटीज में हमसे वो राय लेते हैं, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है, एज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वी आर सिटिंग देयर टू सर्व द गवर्नमेंट। मैं ये चाहता हूं, मैं अपना बता रहा हूं, हाँ, मांग क्या है आपकी? मैं ये चाहता हूं सिर्फ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करते हैं और देश में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, दैट शुड बी प्रॉपरली एक्नॉलेज्ड। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें उसका सिला नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ताकि लोग जाने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जी जान देश के लिए लगा। कैसे दिया जा सकता है? एक्नॉलेज करें सर, कैसे? सर्टिफिकेट दे, अवार्ड दें? जवान से सर, अपने कंडक्ट से एक्नॉलेज करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट की ज्यादा परवाह नहीं करते सर, वो सिर्फ जवानी एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। पीपल शुड अप्रिशिएट दैट वी आर वर्किंग। हम तो सर देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपको बताता हूँ, जब सर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं उस समय बठिंडा में था, ब्लैकआउट हो गया। मैं चंडीगढ़ आया, ब्लैकआउट हो गया। सुबह मैं चंडीगढ़ से चला और मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंट्रीब्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, विद रिस्पेक्ट टू एनी एरिया वेयर द नीड इज रिक्वायर्ड। अगर सर्विलेंस करना है, कुछ भी करना है, अगर कुछ खाने पीने का सामान चाहिए, कुछ बंकर्स चाहिए। अब यकीन मानिए, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचा। 55,000 लोग ऑनलाइन तैयार बैठे थे, और अगले 24 घंटे में 11 लाख ही प्रिंट आ गए उन लोगों ने जो उसको सुना और समझा। एक बात तो कहूंगा, आपका ये वीडियो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने देखा ना, उसकी छाती चौड़ी हो जानी है, मजा आ जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी उसको, दिल से खुश हो ऐसे ही जाएगा। हम शो करे ना करे, वी आर ट्रूली नेशनलिस्ट। हमारा जज्बा देश के लिए एक सैनिक की तरह है। सैनिक सरहद पे काम करता है, हम इकोनॉमी के अंदर काम करते हैं। पीपल कॉल अस द फाइनेंशियल सोल्जर्स ऑफ द कंट्री। हम फाइनेंस के लिए, कंप्लायंस के लिए काम करते हैं। आपने बोला कि भाई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जबकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बड़ा मेरे को सीखने को मिला आपके। मैं तो यहाँ से और कुछ नहीं तो आपका जज्बा लेके जा रहा हूँ आपसे। मैं यहाँ से मतलब लेके जा रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, है ना। पर एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए। आज विदेश में आईसीएआई की बॉडी कैसे पार्टिसिपेट कर रही है? कोई किसी भी प्रकार के कोई एमओयूज या कोलैबोरेशंस या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने में इस समय आपका उस दिशा में कहाँ ध्यान है? हमारे चैप्टर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हैं। हम 85 सिटीज में मौजूद हैं। आपको मैं हल्का एग्जांपल देता हूं। मैं भी यूएस गया, हमने वहां 2 चैप्टर लॉन्च किए, लॉस एंजल्स में और अटलांटा में। लॉस एंजल्स के अंदर जो एसएफओ के कॉन्सुलेट जनरल एम्बेसडर मिस्टर रेड्डी वाज अवेलेबल ऑन अ वर्चुअल मोड। अटलांटा के अंदर मिस्टर राम बाबू जो सेक्रेटरी है, उन्होंने अपनी प्रीमिसेस के अंदर लॉन्च किया। एम्बेसी के अंदर चैप्टर लॉन्च हुआ, हम सबको एम्बेसी के अंदर हॉस्पिटैलिटी दी गई।
मैं मस्कट गया, अगेन द Consulate General told me कि मिस्टर नंदा मेरा बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आस्क योर पीपल टू कम हियर, डू कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इंटरनेशनली इस चैप्टर का क्या क्या रोल होता है, क्या काम होता चैप्टर सारे काम करता है, हिंदुस्तानी चैप्टर है, हिंदुस्तान के जो सीए वहां पर भी काम करते हैं, क्योंकि जिस जमीन पर रहते हैं उसका भी भला सोचते हैं, लेकिन साथ में हिंदुस्तान का कैसे भला हो सके सोचिए। थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। देखिए पहले हिंदुस्तान बड़े काम करता था, अब ऑफ लेट चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और इंडिया सर्विसेज का हब बन गया। तमाम दुनिया की आउटसोर्सिंग सर्विसेज हम करते हैं। लोग बड़ी बड़ी कंट्री छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं और हम इंस्टीट्यूट लेवल पर उसको कैसे सपोर्ट करते हैं। यूएस आउटसोर्सिंग का हमारा अलग कोर्स है। हमने एक 5 जगह पे मेनली आउटसोर्सिंग होती है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के अंदर। कहाँ सक्सेस ज्यादा मिली? सर सब जगह मिलती है ना। हमने यूएस का कोर्स शुरू कर दिया, अभी 8 सितंबर से हमने यूके का कोर्स शुरू किया। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया, इन न्यूजीलैंड एंड इन कनाडा। ये इंडियंस के लिए होंगे? इंडियंस जो सीएस है उनके लिए होता है, ताकि वो समझ सके कैसे काम करना है। तो हमने बड़ी शिद्दत के साथ देश को फॉरेन एक्सचेंज कमाने की भी जुगाड़ किया, ताकि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया कमा सके। आप इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के मुकाबले कहाँ मानते हैं? देखिए अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बहुत सुपीरियर हैं। अच्छा। हम रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और इसके बारे में आपको बताऊंगा, स्टॉक एक्सचेंजेस, तुहिन कांता पांडे जो सेबी चेयरमैन है, मेरा उनसे इत्तेफाक है कि सेबी वो काम कर रही जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी नहीं कर पाता। जितना स्ट्रिक्टनेस से, जितना इंडल्जेंस से सेबी काम करती है। आप रिजर्व बैंक की काम बात करें, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की बात करें, मिनिस्ट्रीज वर्क एट द हाईएस्ट ऑप्टिमल लेवल विद ग्रेटेस्ट ऑफ एथिकल क्वेश्चन। ये अलग बात है कि अभी हमारी डेवलपमेंट की स्टेज है, वो वक्त दूर नहीं जब हम डेवलप्ड कंट्री बनकर पूरे दुनिया की फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान है। आप देखिए ना कितने ट्रम्प साहब ने लगा दिए टैरिफ्स, बाजार तो चला। अगर आप यार बाजार दिखाओ तो आज भी ऊपर बंद हो रहा बाजार ना। मार्केट इज ग्रोइंग बिकॉज एफआईज वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तरक्की चाहते हो और हिंदुस्तानी बाशिंदे भी, हिंदुस्तान के अंदर 68% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 40 ईयर्स। हमारा कंजम्पशन बेस बहुत हाई है। तो मित्रा साहब इसी वजह से हिंदुस्तान की ग्रोथ अनअबेटेड है। आज हमने एक ऐसे फाइनेंशियल गुरु से बात करी जिन्होंने अपनी कमिटमेंट और अपनी क्रेडिबिलिटी से अब पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का गेम चेंज किया। इस वीडियो में एमएसएमईज के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक एमबीए की तरह, एक छोटा मिनी एमबीए की तरह एक एपिसोड था। बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे इस वीडियो में जो आपके बिजनेस को 5वां गियर लगा देंगे। कुछ चीज़ें ना आप यहाँ से आसानी से पकड़ के लेके जा सकते हैं। जैसे आज जो फॉर्मल इकोनॉमी के बारे में एक इंडिविजुअल माइंडसेट को चेंज करने की बात करी, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। तो हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए चरणजोत सिंह नंदा जी, आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक थैंक यू। आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू। आपने इतनी बातें बेबाकी से डिस्कस करी, इससे भी बड़ी अवेयरनेस होती है, मेरा मानना है। बहुत बढ़िया साहब। जोरदार गाइस, एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।